हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप यहाँ भी पढ़ेंगे और इसके बाद वाली क्लास में भी इसको पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोला जाए तो प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या महत्व है, तो इसका जो आप एग्जाम्पल है अक्सर देखते हैं, एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल आसपास इसको ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, बादल वाइट क्यों दिखाई देता है, सनराइज और सनसेट के समय जो सन होता है वो रेड क्यों दिखता है, जो खतरे का निशान होता है वो लाल क्यों बनाया जाता है, और गहरा जल जो होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है ना। तो इस सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से होती है। ठीक है ना। तो जो हमारे पृथ्वी के आसपास जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जब लाइट इंटर करती है तो उस लाइट का स्कैटर्ड हो जाता है। जो डस्ट पार्टिकल हैं, एक तरह से एयर मॉलिक्यूल है, एयर्स के एटम्स हैं, डस्ट पार्टिकल, जो भी गैसें हैं उनके पार्टिकल पर जब वो सनलाइट पड़ती है तो वो स्कैटर्ड हो जाता है। लाइट का क्या हो जाता है, उसमें कुछ कलर जो होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं चारों दिशाओं में, और वही कलर जो है हमको ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है ना। तो इसके कुछ प्रोसेस हैं कि कहाँ लाल, कब लाल दिखाई देता है, कब नीला दिखाई देता है, कब क्या दिखाई देता है। तो इसके बारे में सबसे पहले जो अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे वो लॉर्ड रेले थे। लॉर्ड रेले ने जो है स्कैटरिंग का फर्स्ट टाइम स्टडी किया था और एक अपना नियम दिया था जिसको हम लोग प्रकीर्णन का नियम कहते हैं। लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन का नियम, लॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। तो उन्होंने एक बकायदा नियम दिया था। ठीक है ना। तो वो नियम हम आगे अभी पढ़ेंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का आइडिया तो हमने बता ही दिया है कि जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में आती है तो जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं या मॉलिक्यूल, उनके द्वारा लाइट का स्कैटरिंग कर दिया जाता है। उससे टकरा करके लाइट में, जानते हैं 7 कलर्स होते हैं, तो उसमें कुछ कलर्स कम फैलते हैं, कुछ कलर ज़्यादा फैल जाते हैं। तो उनको डस्ट पार्टिकल या एयर पार्टिकल या मार्कुल से टकरा करके उनका बिखर जाना, फैल जाना ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाती है। तो हमने 2 वे में इसको लिखा हुआ है, आप 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। पहला है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फेनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग एंड obstacle माने अवरोध, जैसे लाइक एन एटम, ए मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये सारी चीजें हमें एटमॉस्फेयर में मिलती है, जैसे लाइट इस पर आती है, एक तरह से ऑब्स्टेकल है, टकराती है, तो लाइट का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता, मतलब है कि दूसरे अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाते हैं। तो उसमें कुछ कलर बिखरते हैं और कुछ कलर नहीं बिखरते हैं, कुछ कलर बहुत ज्यादा बिखरते हैं, कुछ कलर बिल्कुल नहीं बिखरते हैं। ठीक है ना। तो इनका फर्स्ट स्टडी जो किए थे साइंटिस्ट रेले ने किया था, उनका भी हम नियम पढ़ेंगे। उन्होंने इसके आधार पर स्कैटरिंग का एक नियम दिया था। ठीक है ना। दूसरी बात हम क्या कहेंगे, दूसरी स्कैटरिंग की ये परिभाषा है कि स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द डस्ट पार्टिकल एंड एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। होता क्या है कि इसमें क्या है कि स्टडी के बाद उन्होंने पाया कि जो जो सनलाइट जैसे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है तो एटमॉस्फेयर में जाहिर सी बात है धूल के कण होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल, एटम्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जिन लाइट में 7 कलर्स होते हैं, सभी कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है, वेवलेंथ मतलब उनकी साइज अलग होती है। तो जिन कलर की साइज डस्ट पार्टिकल के साइज के या तो इक्वल हो या छोटी हो, जिस कलर की साइज यानी वेवलेंथ एयर मॉलिक्यूल से या डस्ट पार्टिकल के साइज के बराबर हो या छोटी हो, वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करते हैं बहुत ही कम समय में उसे इमिशन भी कर देते हैं।
तो एब्जॉर्ब करने के बाद जब इमिट करते हैं तो जिन कलर को उन्होंने एब्जॉर्ब किया होता है तो एमिट करते हुए एक डायरेक्शन में एमिट नहीं करते बल्कि चारों दिशाओं में फैला देते हैं। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में किस कलर का स्कैटरिंग होता है, जिस कलर की वेवलेंथ या साइज हमारे एटमॉस्फेयर के जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या एयर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी साइज के इक्वल हो या छोटा हो तो डस्ट पार्टिकल एयर मॉलिक्यूल द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं और जो तुरंत एमिट कर दिया जाता है। लेकिन जब एमिशन होता है तो उस कलर को चारों दिशाओं में फैलाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिशा में, इधर भी चारों दिशाओं में से फैला दिया जाता है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसका फर्स्ट स्टडी किसने किया था, रेले ने किया था, लॉर्ड रेले। और उन्होंने इस पे आधारित एक लॉ दिया था। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेले उन्होंने कहा था कि जो इंटेंसिटी होती है स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट बिखरती है उसकी जो तीव्रता होती है, जो उसकी मात्रा होती है, लाइट की जो मात्रा होती है इंटेंसिटी, इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। Inversely proportional to the fourth power of the wavelength of light, such that intensity proportional to the inversely proportional to wavelength के fourth power। यानी कि इससे क्या निकल के आता है, अभी उसके बारे में हम और भी लिखेंगे, किस कलर की वेवलेंथ कम होती है, किसकी ज्यादा होती है ना। और धीरे धीरे आगे आएगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अनुसार ये हुआ कि जिस कलर की वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग पावर बहुत ज्यादा होगी और जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग पावर बहुत कम होगी। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो 7 कलर्स में की बात करें तो 2 कलर होते हैं, टॉप बॉटम में होता है, तो रेड कलर और वायलेट कलर। तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से उसकी स्कैटरिंग बहुत कम होगी और वायलेट कलर की जो है वेवलेंथ बहुत कम होने की वजह से बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होता है। वायलेट है ना, बैगनी कलर्स, नीला कलर्स, वायलेट, ब्लू, ये दोनों बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है ना, यानी चारों दिशाओं में फैल जाते हैं डस्ट पार्टिकल से टकरा करके। वहीं रेड कलर का स्कैटरिंग नहीं होती है। ठीक है ना, बहुत कम होती, मामूली होती है। ठीक है ना, वो स्कैटर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये रेले का नियम है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं उसको देख लेते हैं और इसके बाद इस पे कौन कौन सी घटना जो है इस पे डिपेंड है उसके बारे में शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो उन चीज़ों को हमने बोर्ड पर लिख दिया है कि जिनको अभी हमने बोला है तो उनको हमने शब्दों में यहाँ पे लिख दिया, वर्ड में, ब्लैक बोर्ड पे, जो चीज़ अभी हमने बात की। जैसे कि हमने कहा कि द वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज लीस्ट, बहुत कम होती है, देन दैट ऑफ रेड लाइट इज द मोस्ट, therefore from the incident violet light is scattered the most and red light is scattered the least। यानी वायलेट लाइट कम से कम, रेड लाइट कम से कम स्कैटर्ड होती है और वायलेट लाइट ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है जो रेले लॉ से रिलेटेड है कि अनदर जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज रिलेटिंग साइज ऑफ द स्कैटरर। वो स्कैटरर की साइज से भी रिलेट होता है, जिसको चर्चा हमने अभी की है। कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो व्हाइट लाइट, जो लाइट में 7 कलर्स होते हैं, जो उसकी वेवलेंथ होती है, उसकी साइज और स्कैटरर की साइज से भी एक गहरा रिलेशन होता है। ठीक है ना। When the size of the scatterer, जब स्कैटरर की साइज इज मच लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, अगर स्कैटरर की साइज हमने कहा था बहुत छोटी हो या इसके इक्वल हो तो जो रेले स्कैटरिंग वैलिड होती, तब स्कैटरिंग होती है, नहीं तो नहीं होती है। When the size of scatterer is much larger than the wavelength of light, अगर स्कैटरर की साइज लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है तो रेले जो स्कैटरिंग है इज नॉट वैलिड, वो वैलिड नहीं होगी, मतलब स्कैटरिंग नहीं होगी। जितने भी कलर होंगे वो इक्वल मात्रा में स्कैटर्ड होते हैं। जितने भी कलर होते हैं क्या होते हैं, इक्वल मात्रा में स्कैटर्ड होते हैं, तो ओवरऑल हमको वाइट चीज ही दिखती है। इन दैट इवेंट ऑल वेवलेंथ आर स्कैटर्ड नियरली इक्वली, मतलब इस इवेंट में क्या होता है कि जितने भी वेवलेंथ होती हैं, साथ ही कलर साथ ही वेवलेंथ होती हैं, वो क्या होता है
कि एक साथ मतलब स्कैटर्ड होती हैं, जो मर्ज होकर के हमको क्या रंग देती हैं, सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट। मतलब हमें वो जो सेंसेशन हमारी आँख को होता है वो वाइट लाइट का होता है, क्योंकि सातों कलर एक साथ स्कैटर्ड होते हैं और मर्ज होकर के वाइट लाइट बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है और इसी के आधार पर हम आगे की कुछ घटनाएं हैं जिसको हम लोग समझा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि क्लियर स्काई है, उसका कलर ब्लू होता है। अगर क्लियर स्काई है तो उसका कलर क्या होता है, ब्लू। यानी आकाश का रंग नीला क्यों होता है? एक्चुअली में आकाश का जो रंग होता है वो ब्लैक होता है, नीला दिखाई देता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में लाइट का स्कैटर्ड हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि 320 किलोमीटर के रेंज तक जो है हमारे अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर है, लाइट जब सन से चलती है तो उसमें एंटर करती है तो देखिए एयर मॉलिक्यूल होते हैं और भी गैसों के मॉलिक्यूल, एटम्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो जब उनसे आती है तो लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है। तो उस स्कैटरिंग में किसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है, तो वायलेट कलर का, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसकी स्कैटरिंग उतनी ही ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू रेले लॉ। ठीक है ना, रेले लॉ के अनुसार जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसकी स्कैटरिंग उतना ही, कम से कम अगर देखा जाए तो वायलेट की स्कैटरिंग जो है 16 टाइम ज़्यादा होती है रेड कलर से, क्योंकि लैम्डा के 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, है ना। तो उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है, वायलेट और ब्लू कलर की, वायलेट और ब्लू कलर की, और रेड कलर की एकदम कम होती है, रेड कलर की एकदम कम होती है। तो जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से होकर चलती है तो उन सातों कलर में जो वायलेट कलर होता है और जो ब्लू कलर होता है, वायलेट और ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं, मतलब चारों दिशाओं में फैल करके आकाश में चले जाते हैं। बाकी कलर का जो है, रेड का तो बिल्कुल नहीं होता, बाकी कलर का मामूली होता है। तो जब वो कलर हट जाते हैं तो वो सब चले जाते हैं कहाँ पे, आकाश में, मतलब वो एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। तो जो ऑब्जर्वर होता अर्थ पे तो उसे कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। हालांकि जो वायलेट कलर होता है उसकी स्कैटरिंग ब्लू से ज़्यादा होती है। तो वायलेट और ब्लू दोनों स्कैटर्ड होते हैं, तो जो हमारी आँख सेंसिटिव होती है वायलेट से ज़्यादा ब्लू की होती है। जो हमारी आँख सेंसिटिविटी जो आँख की होती है देखने की, वो वायलेट से ज़्यादा किसको देखने के लिए सेंसिटिव है, ब्लू कलर को। तो इसीलिए आँख को जो आकाश कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे तो नीला वायलेट भी दिखता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो ब्लू दिखता है जो क्लियर स्काई होता है। तो इसका रीज़न यही है। क्यों क्यों ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। ठीक है ना, ये प्रश्न आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि जब व्हाइट लाइट एटमॉस्फेयर में आती है तो एटमॉस्फेयर के जो डस्ट पार्टिकल, एयर मॉलिक्यूल और एटम्स से लाइट का स्कैटरिंग हो जाती है, जिसमें वायलेट कलर और ब्लू कलर स्कैटर्ड होकर के आकाश में, स्काई में फैल जाते हैं, और जिस तरह से आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि अन्य कलर का स्कैटरिंग बहुत कम होता है। अब बात आती है कि जब सन डूबता है, सनराइज के समय और सनसेट के समय, डूबते और उगते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? देखिए, जब हमारे सर के ऊपर होता है तो वो लगभग वाइट क्यों दिखता है? तो देखिए, इसका भी रीज़न यही है, और हमें ये सारी बातें ये लिख दिए हैं, यही कहानी हम सब में बोलेंगे। तो देखिए, जब सन राइज होता है और सन जब सेट होता है तो वो हमसे बहुत काफ़ी दूरी पर होता है, हमसे बहुत दूरी पर होता है। जब हमारे हेड के ऊपर होता है दोपहर में, एट नून, तो हमारे बहुत करीब होता है। तो जब सनराइज के समय, सनसेट के समय जो सनलाइट वहाँ से चलती है तो सनलाइट को हम तक पहुँचने में लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो ज़्यादा दूरी तय करने में होता क्या है कि जो वायलेट कलर होते हैं, ब्लू कलर होते हैं, और भी उधर के जितने भी कलर होते हैं वो उन सब स्कैटर्ड हो जाते हैं, स्कैटर्ड होकर के रास्ते से हट जाते हैं, क्योंकि उनका स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, अब जैसे कि यहाँ पे जैसे सनराइज यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे सन एक हेड के यहाँ पे है, यहाँ तो हेड पे है और एक यहाँ है,
जब यहाँ होता है तो बहुत नज़दीक होता है, ये ऑब्जर्वर है। तो जब यहाँ से चलते हैं तो रास्ते में तो यह एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में सनलाइट आती है तो इसमें वायलेट कलर, ब्लू कलर और बाकी कलर जो इस साइड के होते हैं, येलो कलर है इंडिगो है, ये सारे कलर क्या होते हैं, इनका स्कैटरिंग हो जाती है और ये रास्ते से हट जाते हैं और बिखर जाते हैं जाकर स्काई में। और रेड कलर का बिल्कुल नाम मात्र उसका क्या होता है, स्कैटरिंग होती नहीं है। तो इस सातों कलर्स में बाकी कलर तो रास्ते से स्कैटर हो गए, मतलब बिखर, और रेड कलर की स्कैटरिंग बहुत कम होती है। तो इस सातों कलर में से जो रेड कलर की इंटेंसिटी ही हमारे पास आती है, इसलिए हम सन को कैसा ऑब्जर्व करते हैं, कैसा करते हैं, रेड कलर का, कैसा करते हैं, रेडिश कलर का, ठीक है ना। और वही हाल यहाँ पर होता है जब सनसेट होता है। सनसेट होता है तो भी हमसे दूर होता है, यहाँ से भी लाइट जाती है तो रास्ते में एटमॉस्फेयर पड़ता है और उसमें एटमॉस्फेयर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन जितने भी कलर्स होते हैं उनका स्कैटरिंग ज़्यादा होती है और स्कैटर होकर रास्ते से हट जाते हैं, ठीक है ना, स्काई में चले जाते हैं, वायुमंडल में फैल जाते हैं। और जो रेड कलर का स्कैटरिंग होती नहीं है, रेड कलर की इंटेंसिटी हमारे आप पे ज़्यादातर पहुँचती है और इसके वजह से हमारा जो सन डूबते हुए कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का, ठीक है ना। तो ये रीजन होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से रेड दिखाई देता है उगते और डूबते। अब जब हमारे एट नून पे जब सर के ऊपर होता है ये, तो ये होता है हमारे बहुत करीब होता है। तो यहाँ से लाइट जब चलती है तो बहुत जल्दी ही हमारे पे पहुँच जाती है। जब यहाँ से लाइट चलती हैं तो क्योंकि सन हमारे सर के ऊपर होता है तो लाइट को हमारे तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता है, तो सभी कलर का स्कैटरिंग नहीं हो पाती है, थोड़ा बहुत स्कैटरिंग होती है और सारे कलर का इंस्टेंट जो होते हैं हमारे पास पहुंच जाते हैं। एक तरह से कहने का मतलब है कि यहाँ से जैसे सनलाइट चलती है तो जल्दी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो स्कैटरिंग होने का मौका नहीं मिलता है, तो सभी कलर जो है हमारे आँख पर पहुँच जाते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत जो इंडिगो है, ब्लू है और वायलेट है, ये थोड़ा बहुत स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन उनका कुछ अंश भी रहता है क्योंकि सनलाइट जल्दी से हमारे यहाँ पहुँच जाती है। तो ओवरऑल सातों कलर का मिक्स हमारे यहाँ पहुँचता है, इसीलिए सातों कलर का मिक्स कैसा सेंसेशन देता है, वाइट लाइट का। इसीलिए जब सन जो है हमारे सर के ऊपर होता है तो वाइट दिखता है, ठीक है। उसी तरह से आप जान लीजिए कि जो बादल होते हैं, बादल वाइट क्यों होते हैं, तो देखिए जो बादल होते हैं वो हमारे बहुत पास होते हैं। बादल जो है, सन तो बहुत दूर है, सन बहुत दूर है, उसके मुकाबले बादल जो हमारे बहुत पास है, बहुत पास, ठीक है ना। तो उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, आइस ड्रॉपलेट होते हैं, तो ये साइज में बड़े होते हैं। साइज में बड़े होने की वजह से इनकी जो स्कैटरिंग होती है वो नहीं हो पाती, यानी रेले स्कैटरिंग, जो रेले स्कैटरिंग वैलिड नहीं होता है। रेले ने क्या कहा था कि अगर डस्ट पार्टिकल या जो स्कैटरर की साइज जो है, स्कैटरर की जो साइज है, अगर उसकी वेवलेंथ से बहुत बड़ी है तो स्कैटरिंग होगी नहीं, मतलब है कि सभी कलर की स्कैटरिंग एक साथ होगी, मतलब इक्वल मात्रा में स्कैटर्ड होंगे, जो मर्ज होकर के कैसा रंग देंगे, व्हाइट कलर का, क्योंकि सारे कलर का इक्वल मात्रा में स्कैटरिंग होकर के हमारे आँख तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बादल का व्हाइट दिखना। अब रही बात की जो सिग्नल्स होते हैं, खतरे के जो निशान होते हैं, जैसे जो हमारा सिग्नल होता है वो रेड कलर करके बनाया जाता है। तो क्यों, क्योंकि रेड कलर हमें दूर से ही दिखता है, बहुत दूर, बाकी कलर हमें दूर से नहीं दिखते। रेड इसलिए दिख जाता है कि रेड का स्कैटरिंग नहीं होती है, बाकी कलर स्कैटर्ड होके रास्ते से हट जाते हैं, इधर उधर चले जाते, स्काई में चले जाते हैं। रेड कलर क्या होता है, उसकी स्कैटरिंग नहीं होती है, तो इसलिए रेड कलर से जो लाइट हमको आती है वो डायरेक्ट हमारे आँख पे आती है बहुत दूर से, क्योंकि उसका स्कैटर होता, रेड कलर स्कैटर होता ही नहीं है। बाकी कलर्स जो होते, अगर मान ली ब्लू होता है, इंडिगो ग्रीन होता, तो बहुत दूर होते, तो वहाँ से ब्लू लाइट अगर चल रही है तो रास्ते में एटमॉस्फेयर की वजह से उसकी स्कैटरिंग हो जाती, तो कलर ही बिखर जाता, लाइट रास्ते से इधर उधर चली जाती, हमारे यहाँ पहुँच ही नहीं पाती।
रेड कलर क्या होता है कि रेड कलर का स्कैटरिंग होता नहीं है, तो वो वहाँ से जब राइट सिग्नल से लाइट चलती है वो डायरेक्ट हमारे आँख पे पहुँच जाती है और हम देख लेते हैं उसको, ठीक है ना। बाकी जो कलर्स होते हैं वो नहीं पहुँच पाते, इसीलिए सिग्नल रेड बनाया जाता है जो दूर से ही दिख जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। आप स्कैटरिंग हमने लिखवाई दिया था, दो डिफिनीशन, फिर रैले का लॉ क्या है उसको आप बढ़िया से स्टडी करेंगे और उन्हीं के आधार पे इन सारी घटनाओं को आप एक्सप्लेन अपनी भाषा में कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं और ये चैप्टर भी यही समाप्त है। हम अगले वीडियो में इसके जो एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज के कुछ सवाल हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, तो उनको आप उनमें जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको हम दूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो और इस पे आएगा, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर पर, ठीक है ना, जिसमें ओम्स लॉ है, करंट के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।